पाइप के अंदर से जो भी लिक्विड जा रहा होगा, पाइप के अंदर से जो भी लिक्विड जा रहा होगा, तो कौन किस पे प्रेशर लगा रहा है? पानी पाइप पे लगा रहा है कि पाइप पानी पे लगा रहा है? तो क्या समझ में आया? कोई भी लिक्विड जो है भैया, अगर तुम्हारा जो इसके अंदर से लिक्विड मेरा बह रहा है, इसके अंदर से लिक्विड बह रहा है, तो ये वाला इस पे प्रेशर लगाएगा कि ये वाला इस पे प्रेशर लगाएगा? बताइए। अरे मान लीजिए वाटर है, ये पाइप है, बोलिए कौन किस पे लगाएगा? वाटर पाइप पे, राइट। कौन किस पे प्रेशर लगाता है? समझ में आया? अगर आप बहुत ज्यादा पानी इसमें छोड़ देंगे, इसका डायमीटर तो इतना सा ही है, हाँ, अब इसमें आप बहुत ज्यादा पानी अगर छोड़ देंगे तो ये पानी जो है इसको पुश करेगा और इसको फाड़ने की कोशिश करेगा, तभी ना पाइप फटता है। पाइप फटता है इसका मतलब है कि उसके अंदर वाला चीज उस पर प्रेशर लगा रहा है, उसको तोड़ के बाहर निकल जाना चाह रहा है। यानी कि प्रेशर किधर लग रहा है? पाइप के वॉल्स पे। किधर लग रहा है प्रेशर? क्लियर बात है? क्लियर बात है? तो जब अगर वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स की बात करें, तो ब्लड वेसल्स पे जो ब्लड का प्रेशर लगता है उसी को कहते हैं, क्लियर? यानी कि ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन क्या हुआ? प्रेशर exerted by blood on the walls of blood vessels। क्लियर है बात? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल। एक होता है भाई वेना कावा और एक होता है एओर्टा यानी कि आर्टरी। इसी को बोलते हैं हम लोग आर्टरी और इसको बोलते हैं वेन। तो एक बात अब हमको खुद बता दो कि जो ब्लड प्रेशर नापते हैं, पहले तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये समझने का चीज है, जो गंदा खून हार्ट को जा रहा है वहां पे प्रेशर नापा जाएगा, कि जो अच्छा खून हार्ट से पूरे बॉडी को ट्रांसफर हो रहा है उसमें ब्लड प्रेशर नापा जाएगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाने के लिए तुमको ये दिमाग लगाना है, अगर किसी का बीपी ना पाया होगा कभी घर परिवार में से, तो डॉक्टर किस हाथ में वो पट्टी बांधता है और बॉडी की किस साइड अच्छा खून होता है, यानी कि वहां पे वेना कावा होगा कि एओर्टा होगा, राइट? यानी कि आर्टरी होगा। अब कॉमन सेंस से कैसे कैसे एक तार से दूसरा तार पकड़ के क्लूज सॉल्व करके हम चोर को पकड़े। यानी कि जो हम ब्लड प्रेशर नापेंगे किस जगह पे नापेंगे, किस पे नापेंगे, कौन सा ब्लड वेसल? ब्लड वेसल का 3 टाइप, तो उसमें से भी कहां पे नापना चाहिए? पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। 1 नंबर में अभी तक तो आज तक सवाल नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ देगा ना तो दिमाग वहां भल्ला आ जाएगा और समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखें। सर तो ये बताए नहीं थे, लेकिन सर को ये लगा था कि उनके बच्चे जो हैं थोड़े कॉमन सेंस वाले हैं, लेकिन फिर भी आप लोग का काम आसान, मेरा काम है आपका काम आसान करना। आपके थाली में हर एक तरह का खाना परोस के दे देना, ठूसना आप ही को है। उसमें हम ऐसे ले बेटा ऐसे हम नहीं खिला सकते हैं। हम जो है एक थाली में आपको खाना सजा के दे सकते हैं, आपको खाना है, ठीक है? खाए तो बढ़िया, नहीं खाए तो चलिए। यानी कि हम ब्लड प्रेशर किस में नापेंगे? आर्टरी। अब जब आर्टरी में नापेंगे तो ब्लड प्रेशर नापेंगे, तो अब एक चीज यहां से 2 चीज ओरिजिनेट हो जाएगा, 2 ब्लड प्रेशर निकलेगा। कैसे? एक जब हार्ट ऐसे होगा और एक जब हार्ट ऐसे होगा। अब मान लो इसके अंदर खून था, यही पंप कर रहा है, तो जब ये खुला तो ज्यादा प्रेशर होगा कि बंद हुआ तो ज्यादा प्रेशर होगा? खुला। एक बोतल के अंदर पानी है, उसको खोल दोगे तो ज्यादा प्रेशर होगा या उसको बंद कर दोगे तो ज्यादा प्रेशर होगा? या वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दबाओगे तो ज्यादा प्रेशर होगा या नॉर्मल ऐसे छोड़ दोगे तो ज्यादा प्रेशर होगा? पॉइंट समझ में आया? खोलो खोलो खोलो, तो रोज लेट ही आती है। समझ में आया? अब चलो, तो अब आपको समझ में आ गया कि हार्ट का 2 मोशन है, मतलब एक तो रिलैक्स कर रहा है, सॉरी रिलैक्स नहीं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सिस्टोल कहते हैं, और जब रिलैक्स करता है तो उसको डायस्टोल कहते हैं। तो 2 प्रेशर आया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि जो बीपी मेरा निकल के आया और 2 तरीके का निकल के आया, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक, ठीक है? डायस्टोलिक में रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन होता है, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब
सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। अब इसका डेफिनेशन यहां लिखा रहे हैं, प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी ड्यूरिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी, देखो आर्टरी में ही गिनाएगा, ये बार बार बोल रहे हैं सब जगह आर्टरी, इसमें भी आर्टरी लगेगा। प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी ड्यूरिंग वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन हो और तब क्या प्रेशर मार रहा है हार्ट ब्लड पे, और ब्लड आर्टरी के दीवार पे, उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोल। ऑब्वियस है भैया ये ज्यादा होगा, ठीक है, तो बताएंगे वैल्यू। ये भी सेम हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी ड्यूरिंग वास्कुलर तक सेम रहेगा, और कॉन्ट्रैक्शन की जगह क्या लग जाएगा, रिलैक्सेशन, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डायस्टॉल, यानी कि DIASTOLLE। क्लियर है, बात समझ में आ गया, ब्लड प्रेशर क्लियर। अच्छा, इसका रेशियो पूछता है, सिस्टोल बटा डायस्टॉल का रेशियो होता है, ये जरूर लिख लेना, 120/80। 200 हुआ तो मर जाओगे, समझ में आ रहा है, नस फट जाएगा, ब्रेन हैमरेज उसी को बोलते हैं। अब ये सब इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप कभी भी गए तो एकदम गवार बनकर डॉक्टर के पास नहीं जाना है। कितना हुआ सर ब्लड प्रेशर, तो डॉक्टर बोला 120/80, तो मेरी मम्मी ठीक है ना, तो कम से कम खुद नॉलेज होना चाहिए इतना कि उससे हर चीज में पूछना नहीं आना चाहिए। समझ में आया। तो जब वो बीपी नापेगा तो हमेशा देखना बीपी में इसी तरीके से लिख के देगा, 120/80 या कुछ और नंबर अगर वेरी कर रहा है तो, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, जो ज्यादा वाला है वो सिस्टोल का है और जो कम वाला है वो डिस्टोल का है। ये आइडियल कंडीशन है, जब इंसान हर चीज आइडियली से रह रहा है। इसका +15 और -15 भी नॉर्मल गिनाता है, यानी कि अगर मेरा हाईएस्ट 120 हो सकता है, यहाँ पे 120 लिखा है, तो +15 भी 135 भी हो गया तो चिल, घबराने का बात नहीं है। 15 और कम हो गया तो दिक्कत नहीं है, इसमें भी सेम दिक्कत नहीं है, वो चलता है। हो सकता है ना भाई, अब ये पर्सन दौड़ के आ रहा होगा तो उसका रेट क्या होगा, तेज होगा तो होगा ना, 10-15 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उतना माना जाता है, ठीक है। तो 120/80 आइडियल है, +15 -15 चलता है। हाँ, अब इरेगुलर क्या है, अब जैसे तुम नपवाने गए किसी अपने घर के फैमिली मेंबर का, 120/80 की जगह आ गया 160/30, तो 120 से कितना बढ़ गया, वो वाला कितना बढ़ गया, 40, डेंजर। उधर 80 से कितना नीचे गिर गया, 50, कितना नीचे गिर गया, 15 का भी 2 गुना, यानी कि 30, तब डेंजर। हालांकि एक ही चीज बढ़ता है, एक ही चीज घटता है, ये भी नोटिस करने का। सुने हो, मेरे को हाई बीपी है या फिर मेरे को लो बीपी है, किसी को बोलते सुने हो मेरे को हाई बीपी लो बीपी दोनों है, सुने हो किसी को बोलते हुए, हो ही नहीं सकता है भाई। या तो खून बहुत तेजी से जाएगा या तो खून बहुत धीरे से आएगा, तेज धीरे ऐसे थोड़ी खून जा सकता है। तो दोनों में से कॉमन सेंस वाला बात है कि भैया जो आपको जो लो बीपी या हाई बीपी होगा, वो दोनों में से कोई एक ही बीमारी हो सकता है। अब कोई नमूना ही होगा जिसको दोनों हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके साथ खेल हो रहा है, गेम हो रहा है। बात बताओ, 120 ज्यादा प्रेशर होता है कि 80 ज्यादा प्रेशर होता है, कॉमन सेंस लगाओ, नंबर ज्यादा है तो मतलब वो प्रेशर ज्यादा लगा रहा है, ठीक है। हाँ, और जब वो प्रेशर ज्यादा लगा रहा है यानी कि ये एबनॉर्मल कंडीशन आ रहा है, 150 आ गया, तो तुम्हारा प्रेशर क्या हो गया, और तो इस केस में तुमको क्या हो, कौन सा बीमारी हुआ, हाई ब्लड प्रेशर। इसी को बोलते हैं हाइपर टेंशन। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, और टेंशन मतलब ले रहे हो इसलिए आग बबूला हुए पड़े। तो हाइपर टेंशन की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, जब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहेगा। और लो बीपी कब रहेगा, जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत, इतना धीरे प्रेशर है ना कि पानी जा ही नहीं पा रहा है, धक्का मारना पड़ेगा किसी चीज से, चल रे पहुंचना है, समझ रहे हो। मतलब गाड़ी चला रहे हैं तो एक तो इतना ना एक्सीलेटर दबा दिया कि एकदम 200 का रफ्तार से चल रहा है, और एक इतना धीरे धीरे चल रहा है कि बैलगाड़ी भी उसको आगे निकल जाएगा, ये केस में। नहीं, अरे हंस रहे तुम लोग यार। चलिए आइए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है, कौन सा 2 टिश्यू कराता है, 9th क्लास में बहुत बार पढ़े हो। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। देखिए भाई, हम यहां पे आपको सीधा सीधी लिखा देते हैं कि जाइलम जो है ये मिनरल्स प्लस वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करता है,
ठीक है। जाइलम जो है रूट्स के पास पाया जाता है, ये अपने से लिखिएगा, ठीक है। जाइलम जो है रूट्स के पास लिखा जाता है। अब जाइलम जो है रूट्स के पास सॉरी पाया जाता है, मतलब अगर, ठीक है, तो भाई इसको क्या ट्रांसपोर्ट करना है लिख दिए। तो प्लांट के हर एक पार्ट को पानी और मिनरल्स चाहिए होगा, और जाइलम पाया जा रहा है उसके पैर पे, तो यानी कि उसको सारा मटेरियल भेजना किधर है, तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, अपवर्ड। अपवर्ड या सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है ये ना। तो जो जाइलम हमारा हो जाएगा ये किस डायरेक्शन में काम करेगा, अपवर्ड। एंड ये कितने डायरेक्शन में काम करता है, तो एक डायरेक्शनल है। पूछेगा व्हाट इज जाइलम, तो जाइलम इज अ यूनिडायरेक्शनल टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर in upward direction to all the parts of the plants. Xylem mainly found in roots and in some plants stems also. बात क्लियर। ये आपको दिए हम डेफिनेशन बनाने, अब हमको अगर इस चीज के बारे में याद करना हो और मेरा इंग्लिश ठीक हो तो हम यही इतना ही वर्ड्स में फोकस करेंगे और एग्जाम में लिख के आएंगे, क्योंकि मेरा इंग्लिश अच्छा है तो हम कर लेंगे। हमको ये जानना था कि जाइलम का फंक्शन क्या है, वो याद रहना जरूरी है, बहुत चीज याद करना। तो हम यहां से याद क्या किए, जाइलम रूट्स और स्टेम्स में पाया जाएगा, इसका यही मतलब निकल रहा है। क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मिनरल्स प्लस वाटर अपवर्ड में, और इसका एक ही डायरेक्शन होता है इसलिए यूनि डायरेक्शन। अब इसको बना के लिख देंगे। ये हुआ याद करने का तरीका, ये हुआ समझ के याद करने का तरीका। आप जल्दी कोई भी चीज नहीं भूलोगे, आप प्रॉपर डेफिनेशन याद करने जाओगे ना, जाइलम बिकॉज दैट, तो भूलना ही भूलना है। क्यों नहीं भूलोगे भाई, इंसान हो, इंसान का मस्तिष्क ही बनाया गया है भूलने के लिए। नहीं बनाता तो इंसान पागल हो जाता। अब तुमको कोई भी कुछ खराब बात बोल दें या डांट दें तो तुम याद रख लोगे, दिल में ज्यादा बुरा लग गया तो तुम तो सुसाइड कर लोगे। इंसान बनाया ही ऐसा है, इंसान को भगवान ऐसा ही बनाए कि वो 3 से 4 महीने के दिन में बात भूलो, वरना हर छोटी छोटी बातों पे इंसान परेशान होता और उसका जिंदगी और मुश्किल होता। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया। अब फ्लोएम को छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी फोकस करते हैं जाइलम पे, जाइलम कैसे वर्क करता है, जाइलम क्या है, और अभी जाइलम के और कितने पार्ट्स हैं वो भी बताना बाकी है। ठीक है, सब बताएंगे। ठीक है, अभी पहले हमको अपना पेंटिंग करना होगा। क्या है, क्या बनाया है, यहाँ पे ही क्या पाया जाएगा, जाइलम। क्लियर है भाई, ठीक है। ये हो गया सॉइल, रूट तो सॉइल के अंदर ही खड़ा होगा। अरे मान लो ना यार, मान लो ना यार, चलो लो, ठीक है। अब ठीक है, चलो इसके नीचे पूरा का पूरा सॉइल, ठीक है, ऐसे ये गड़ा हुआ है। अब जो रूट्स है वो सॉइल से क्या लेगा, ये जो रूट्स है इस सॉइल से क्या क्या लेगा, न्यूट्रिएंट्स तो लेगा अपने ग्रोथ के लिए। उसके अलावा इस रूट्स के अंदर हम क्या बोले थे, जाइलम पाया हुआ है, तो जाइलम जो है वाटर लेगा और क्या लेगा, मिनरल्स लेगा। बाय विच प्रोसेस, यहीं पे सवाल आया, ऑस्मोसिस। क्योंकि जो अब मान लो ये रूट था, रूट का हेयर में जाएगा तो जो रूट का बाहरी का परत है वो एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम किया होगा, और उसके अंदर फिर पानी घुसा होगा कचड़ा चीज को छोड़ते हुए, और मिनरल्स भी। क्लियर है, तो ये एक तरह से ऑस्मोसिस गया। अच्छा, ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर जाता है कि लोअर टू हायर जाता है, पॉइंट समझ में आ गया। चलो, अब पानी यहां से भाई रूट्स में आ गया और मिनरल्स भी रूट्स में आ गया। अब ऐसे जाते हुए ये जो है अपना ऐसा रास्ता बनाया, चलो ये वाला नाम लिखो, क्या है सर, वाह, चलिए ट्रांसपिरेशन वर्ड लिखिए। हाँ बता रहे, ट्रांसपिरेशन वाला वर्ड लिखिए, चलिए लिखिए, ट्रांसपिरेशन लिखिए और डेफिनेशन लिखा रहे हैं जी। ये बनाइए मत, ये समझाना है। आप पहले ट्रांसपिरेशन लिखिए, लिख लिए, और सब भी लिखिएगा ना। ट्रांसपिरेशन इज मतलब इट इज अ प्रोसेस, it is a process in which plant lose their, it is a process in which plant loses their, it is a process in which plants loses their excess water
from their leaves, excess water from their leaves in the form of water vapor. एक नीचे में और एक मतलब इस ट्रांसपिरेशन जैसे लिखे हैं वैसे एक और लिखिए, ग्लूटेशन, GLUTATION, GLUTATION। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो हाइड्रोजन जिसके साथ भी रहता है ना भाई, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहता है और दोस्ती यारी ठीक करता है। यानी कि वो अपने ही मॉलिक्यूल को ना, जैसे H2O का एक मॉलिक्यूल होगा और इधर दूसरा बूंद होगा ना, तो वो हमेशा दोनों एक दूसरे को चिपकने का कोशिश करेगा। ये जिधर जाएगा हम भी उधर जाएंगे। ये हाँ, ये होता है, ठीक है। अब कैसे? इधर देखिएगा, ठीक है, ये पानी गिर गया, ज्यादा गिरा दिए, देखिए पानी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया पानी। अब अगर हम एक धारा ऐसे निकाल देंगे तो देखिए पानी इधर आ रहा है, आया, अब आ रहा है, तो बड़ा बड़ा जितना बार खींचते जाएंगे, अब देखिएगा कि ये मैक्सिमम धारा, अरे नदी बहती है तो कहीं से भी एक रास्ता निकलता है तो देखियो फिर वहीं से बहने लग जाती है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें भी तो पानी है ना, तेजाब थोड़ी बह रहा है। तो इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि अगर, अब हमको हाथ भी गंदा करना होगा, मान लीजिए कि ये सब वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब पूरा पानी का धारा ही जा रहा है, लेकिन डॉट डॉट वाला जो है वो पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब क्या है ना कि जो पहला जाएगा ना वो ये वाला इसको खींचेगा, यानी कि पहला वाला अपने पीछे वाले को खींचेगा, फिर ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा। इसी तरीके से क्या बन जाएगा? चेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चेन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहानी कैसे शुरू हो रहा है। हम धरती के अंदर से पानी निकालते हैं घर पे, तो टंकी पे खुद ब खुद चढ़ जाता है कि कुछ लगाए हैं। क्यों लगाना पड़ा? खुद ब खुद क्यों नहीं चढ़ पा रहा है? तो यहां तो पंप क्यों नहीं लगाया? यहां भी तो ग्रेविटी है, तो यहां भी तो ग्रेविटी है। किसका प्रेशर? कौन पीछे से धक्का मार रहा है धरती के अंदर घुस के? पॉइंट समझ में आया? अब यहां तो ट्री में और कोई भी बड़ा बड़ा ट्री में तो हम मोटर तो लगा नहीं सकते हैं, तब ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे पानी जा रहा है, यही प्रोसेस आपको समझना है। और इसीलिए ये सब जो है आपको समझा है, ठीक है। अब समझ में आ गया? अब सुनिए, ये जो ट्रांसपिरेशन है, आपको ट्रांसपिरेशन का मतलब समझ में आ गया? यानी कि पत्ता का जो सबसे यहां पे जो पानी का बूंद होगा, ये उड़ा भाप बन के, ये उड़ा तो अगला वाला बूंद को अपने तरफ खींचा, ये खिंचाया तो ये खिंचाया, ये तो ये इसको खींचा, ये इसको खींचा, ये इसको खींचा। इसी तरीके से एक क्या बन गया? एक उड़ता जाएगा और धीरे धीरे ये लोग मूव करता जाएगा। पॉइंट समझ में आया? अब ये वाला अगर उड़ गया तो इसको खींचेगा, फिर ये इस पोजीशन में आ गया, फिर ये उड़ जाएगा, फिर ये, तो धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि हर एक मॉलिक्यूल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पॉइंट समझ में आया? एक चेन बना। इसी को कहते हैं, यानी कि जो जाइलम है अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे काम कर रहा है, कैसे ऊपर पानी पहुंचा रहा है बिना पंप बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। खींच रहा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो पानी ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है बिना इसके? यानी कि इन जाइलम पूछ देगा विच फोर्सेस कैरी या ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, विच टाइप ऑफ फोर्स, तो क्या नाम लिखना है? अब एक चीज को पढ़ने के लिए देखो क्या क्या साइंस अलग दो तरीके का समझना पड़ा। एक तो ट्रांसपिरेशन के बारे में समझना पड़ा, उसके अलावा वाटर कैसे बॉन्ड बनाता है वो समझना पड़ा। समझ में आया? इसको ये करने में ये तो काम आ ही रहा है, दूसरा एक और का भी मदद है, रूट प्रेशर का। आप लोग के एक वो जो क्या आता है जो प्री बोर्ड से पहले वो बिकने लगता है बहुत सारा टेस्ट सीरीज टाइप का, सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिखे थे कि रूट प्रेशर कौन से जैसे हर एक चीज का नापने का एक तरीका है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस पे नापते हैं? गवार आदमी सर। ब्लड प्रेशर, चलो ब्लड प्रेशर पे भी आ सकता है, अभी तो पढ़े ब्लड प्रेशर।
उसको नापने का कुछ तो इंस्ट्रूमेंट होगा ना भाई, किससे नापते हैं ब्लड प्रेशर? चलो ये बताओ, जो डॉक्टर वो कान में लगा के सुनता है वो क्या सुनता है? हाँ, वो सुनता क्या है? हार्ट बीट सुनता है। चलो सही है। ब्लड प्रेशर जो जो मशीन है वो किस क्या बोलते हैं उसको? कल याद करके आना, स्फिग्मो हाँ स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ब्लड प्रेशर उससे नापाता है, और जो रूट का प्रेशर नापा जाता है वो नापा जाता है ऑक्सैनोमीटर से। अब हमको एक बार बताओ, रूट का पीएच क्या हो सकता है? पीएच वैल्यू समझ में आता है? किसको बोलते हैं? क्या किसको बोलते हैं? एसिडिक या बेस? हाँ, तो क्या होता है रूट का पीएच वैल्यू? एसिडिक होता है, प्लांट जल जाए। अल्कलाइन किसको बोलते हैं? ना एसिड होता है ना बेस, तो पानी हो गया ना। फिर सॉइल क्यों बोलते हैं उसको? अल्कलाइन बोलते हैं वाटर में घुल सके वैसा बेस को, वैसा बेसिक सब्सटेंस जो पानी में घुल के रह सके, उसको बोलते हैं अल्कलाइन। बेसिकली अल्कलाइन एक बेसिक ही है, मगर सारा बेसिक सब्सटेंसेस पानी में नहीं। इतना तो केमिस्ट्री हमको बुझाता ही यार, हमसे भी गए गुजरे सिनेरियो है। बहुत तगड़ा धूप खिला हुआ है, बहुत तगड़ा धूप खिला हुआ है, ठीक है, बहुत तगड़ा धूप खिला हुआ है। अब ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है? पानी निकलना। तो क्या ये यूजफुल वाटर होता है या फालतू वाटर होता है? एक्सेस ऑफ वाटर है। तो एक्सेस ऑफ वाटर को ये क्या करेगा कि जब धूप पड़ेगा तो प्लांट के लीव्स पे पड़ेगा, और ऊपर का सतह और नीचे का सतह, नीचे वाला पे तो डायरेक्ट लग नहीं रहा है, लेकिन ऊपर वाला पे रह रहा है। अब तुमको हम रखेंगे धूप में, कड़कड़ाता धूप में 4 घंटा खड़ा रखे, तो तुम्हारा बॉडी सूख जाएगा या पसीना से भर जाएगा? कैसे आया पानी बाहर? क्योंकि वो उसको ड्राई करेगा, सुखाएगा ना, यानी कि वो और उसको खींच के कोशिश करेगा सुखाने के लिए, वो जो है पानी छोड़ना शुरू करेगा और खुद ब खुद गर्म होके वो एवापोरेट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? वाटर वेपर कब बनता है? जब एवापोरेशन हो या फिर बॉइलिंग हो, दो ही प्रोसेस है। अब प्लांट को बॉइलिंग करवा दिए तो मर गया 100 डिग्री सेल्सियस पे भाई, तो बॉइलिंग तो नहीं हो सकता है, हाँ एवापोरेशन जरूर हो सकता है। तो सब जगह, अब कैसे तुमको हम सूखा एकदम एसी से खड़ा करके धूप पे रख दिया तो फट फट पसीना निकलने लगा, तो वैसी सेम चीज प्लांट्स में होगा ना, क्योंकि प्लांट जो है एक्सेस वाटर छोड़ना चाह रहा है तो फेंकेगा ऊपर सरफेस की ओर। अब ऊपर सरफेस की ओर क्यों फेंकेगा? क्योंकि इसको पता है वहां से उड़ के निकल जाएगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी होगा ना, तब तो उसके, जब सन वाला भी काम नहीं करेगा ना, तब वो टपकने लगेगा। नल का वो जो लीकेज होता है, कैसे एक एक बूंद टपकता है, तो उस प्रोसेस को ग्लूटेशन कहते हैं। और वैसे अच्छा, अब इसी चीज से बचने के लिए, जब कभी कभी ये सिस्टम खराब हो जाता है तो प्लांट क्या करता है ना कि अच्छा वाला पानी भी फेंकने लग जाता है, तब तो ये मर जाएगा। तब क्या करता है प्लांट? अपना पत्ता ही गिरा देता है खुद से, और उसको बोलते हैं पतझड़ का मौसम। हर चीज के पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है, समझ में आया? यानी कि आप देखो, आपको तो ये पता चल गया कि लीफ से भाई पानी लॉस होता है, वो भी एक्सेस वाटर। जो कैक्टस आदमी है, माने है आदमी है, समझ लो ऐसे, हाँ मतलब ऐसे समझ लो, तो जो कैक्टसवा है, ऐसे समझो, जो कैक्टसवा है उसको तो ऐसे ही पानी नहीं मिलता, वो लॉस क्या करेगा? तो वो क्या करता है, वो रात में वो लॉस कर देगा। वो क्या करता है, उसको तो ऐसे पानी कम मिल रहा है तो उसके पास लॉस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो वो अपने पत्ते को इतना बड़ा ना रख के, जितना ज्यादा सरफेस उतना ज्यादा हीट होगा, उतना ज्यादा एवापोरेशन होगा, तो वो अपने आप को ऐसे ढाल लिया कि उस पत्ते को ही एकदम सिकुड़ के छोटा मोटा कांटा बना लिया। उस पर पड़ेगा ही नहीं ज्यादा धूप, तो एवापोरेशन होगा ही नहीं, तो वाटर लॉस होगा ही नहीं, और वो रेगिस्तान में भी लंबे समय तक जीवित रह जाएगा। वो थोड़े से पानी में काम चला लेता है। अच्छा एक कॉमन सेंस बताओ, अगर ज्योग्राफी पढ़े हो तो तुम लोग को राजस्थान, वो भी खास करके जैसलमेर का चांदनी रात में भेजे घूमने। जैसलमेर का चांदनी रात काफी खूबसूरत रात होता है, पूरा व्हाइट दिखता है, और जो राजस्थान के लोकल ट्राइबल लोग जो है, वो लोग जो है गाना बजाना करते हैं, उन लोग का अपना कल्चर होता है, बहुत बेहतरीन रहता है वो, मतलब एकदम चांदनी रात एकदम क्लियर दिखेगा, क्योंकि रेगिस्तान में जब चांद चमकता है ना, तो एक ऐसा लगता है कि ट्यूबलाइट बिछ गया है, क्योंकि रेगिस्तान है, वो रिफ्लेक्ट करता है ना, सैंड जो है रिफ्लेक्ट करेगा ना, ठीक है। हवा चला तो अलग बात है। तो अगर तुम लोग हम राजस्थान भेजे घूमने के लिए, तो हमको एक कॉमन सेंस बता दो कि गर्म कपड़े लेके जाओगे कि ठंडे कपड़े?
दोनों लेके जाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया कि कैक्टस क्यों फिर ये रखता है ठंडा, मतलब यानी कि हाँ, तो वहीं से उस नमी से थोड़ा थोड़ा लेके अपना काम चला लेता है। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा अपना भी दिमाग चलाया करो तुम। सुनो ओए, चलो इधर। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ऊपर का जो 3 है वो डेड होता है, लेकिन ऊपर का जो 2 है यही मेन वाटर कंडक्टिंग चैनल्स होता है। क्लियर है? यानी कि मेन पानी किससे जा रहा है? इन दोनों से जा रहा है। तो इसका क्या काम है वो लिखा है, सपोर्ट और स्ट्रेंथ देना, लेकिन यही तीनों डेड है। और ये जो चौथा है वो लिविंग होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। इसका क्या काम होता है? पहला तो स्टोरेज है, पानी को स्टोर करके रखेगा। उसके अलावा आपको हम बताए थे कि जो जाइलम है वो तो नीचे से अपवर्ड पानी भेज रहा है, लेकिन ये वाला जो है थोड़ा लैटरल भी भेज देता है, ऐसा सामने सामने नहीं, लेफ्ट राइट। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आया? चलो नोट करो, इससे डायरेक्ट पूछेगा किसका क्या फंक्शन है, या ऑप्शन में दे देगा कि जाइलम ट्रैकिड्स आर लिविंग और डेड। वो आपका, आपके हिसाब से, आपका मन जैसे आपको समझ के लिखना है। मेरा काम तो समझाना, हम समझा दें। आप याद रख सकते हैं तो बहुत बेहतरीन। देखो आ गया रे रांची से गाड़ी, जाओ सब लोग बैठो। 2 मिनट के लिए बंद। फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या होता है? फूड ट्रांसपोर्ट करना। भाई पानी और मिनरल तो पहुंच गया, अब जो प्लांट को चाहिए वो खाना। अब हमको बता दो कि प्लांट में खाना कहाँ बनता है, यानी कि फ्लोएम कहाँ पाया जाएगा? कॉमन सेंस लगाना। यानी कि फ्लोएम का फंक्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट्स। अब खाना सबको चाहिए, रूट्स को भी चाहिए, और ऊपर जो ये कहाँ गया रे मेरा पेड़, ये वाला जो बना, अब लीव्स तो यहां बनाए थे ना, तो यहां खाना बना, तो भैया इधर से भी जाना है और इधर से भी जाना है, तब ना ऊपर वाले को भी खाना मिलेगा। क्लियर है बात? तो जब ऊपर वाले को भी खाना मिलेगा, क्या क्या ठीक है, तो इस तरह के डायरेक्शन को बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, जब 2 डायरेक्शन में ये काम करे। और इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। आपके जो पेपर में रहेगा ना वो बाई डायरेक्शनल नहीं आएगा, ट्रांसलोकेशन आएगा, तो लिख लीजिएगा। अब फ्लोएम के कितने पार्ट? 4 पार्ट इसके भी जैसे उसके होते थे। इसका थोड़ा अलग अलग है, लास्ट का 2 सेम है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, उधर भी जाइलम पैरेन्काइमा था, उधर भी जाइलम फाइबर था, इधर फ्लोएम फाइबर। इधर का ये 3 लिविंग, एक ये डेड। और एक चीज लिखाना भूल गए, जाइलम वाले नोट्स में जाइए जहां ट्रांसपिरेशन पुल वगैरह लिख रहे थे। इसी को जो मतलब जो ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स का जरूरत होता है, उसी से आपका वाटर और मिनरल जो है ऊपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। किस फोर्स के थ्रू? तो आंसर क्या लिखिएगा? ट्रांसपिरेशन पुल। विच प्रोसेस? प्रोसेस का नाम क्या है? तो लिखिए एसेंट ऑफ सैप, AS। ये वाला लिखना है जाइलम में, इस प्रोसेस के थ्रू यही नाम होगा, यानी कि एसेंट ऑफ सैप जाइलम में, ठीक है, और ट्रांसलोकेशन राइट फ्लोएम में। एक ही बात है, लीव्स में, फ्लोएम। अब आपसे पूछा जाएगा कि जाइलम स्मेलनी कहां पाया जा रहा है, तो पानी कहां से खींच के भेजा जा रहा है ऊपर, तो कॉमन सेंस लगाइएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि फ्लोएम कहां पाया जाएगा, तो कहां से कहां जा रहा है खाना। क्लियर है बात? समझ में आया? चलिए आप पूछिए कि सर ऊपर नीचे भेज दिया, दाएं बाएं जो होगा उसको कौन खाना देगा? तो ये सब देगा, और साथ में ऊपर में भी तो पत्तियां होंगी ना, सिर्फ नीचे में थोड़ी होगा। हाँ, तो अब ये सर इसको फिर जब, तो सर इसे नीचे भेजता है ना सर, स्टीम और रूट्स को, ऊपर क्यों भेज रहा है सर? उधर तो हो जाएगा। मान ले ऐसा आया कि चिड़िया और कौआ तोता सब मिल करके ऊपर वाला खा गया, नीचे का ही पत्ता बचा सिर्फ, फिर खाना ऊपर कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे? जिराफ वगैरह होता है, वो लोग का गर्दन देखो कितना बड़ा होता है, तो वो लोग तो चढ़ गया, ऊपर का सारा पार्ट चढ़ गया, तब कैसे खाना जाए? क्या कुत्ता खाता है पत्ता? क्या पूछी? कौन बोल रहा है? मान ले नहीं खाया, पेट भर गया होगा, कोई भी रीजन से बच गया अगर, तब ऊपर खाना कैसे पहुंचेगा? तो ऐसे ही पहुंचेगा। क्लियर है? ये बात समझाने के लिए था। हमारा ट्रांसपोर्टेशन पूरा खत्म। अगला बायो का क्लास में किडनी लेके आना, अपना किडनी के बारे में पढ़ाना, यानी कि उस प्रोसेस का क्या नाम होगा? एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक